जय हिंद मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद शरण आईएएस में आपका स्वागत है। हिस्ट्री के इस क्लास में हम देखेंगे कि समुद्रगुप्त ने जो अपनी साम्राज्यवादी नीति थी, उसकी विजय की नीति थी जो उसकी, वो किस तरह थी, उसने कितने बड़े साम्राज्य को कैसे जीता और कैसे उसने मैनेज किया। जो भी साम्राज्य होते हैं, जैसे उस समय संचार साधन तो थे नहीं, परिवहन के रूप में आप जल का यूज कर सकते थे, नदी का और स्थल मार्ग का। सड़कें भी उतनी नहीं थी, कनेक्टिविटी नहीं थी। ऐसे में नियंत्रित करना और जीतना और उसको नियंत्रित करना दोनों कठिन काम थे। जीतने के बाद उसको नियंत्रित करना, वहाँ से संसाधनों का लगान लेना मतलब वहाँ से जो आप जीतेंगे तो कुछ न कुछ प्राप्त करेंगे ना, तो वो प्राप्त करना थोड़ा मुश्किल काम था। समुद्रगुप्त के पहले आप अगर मौर्य काल में जाएं तो मौर्य काल में अशोक तक एक बहुत बड़ा साम्राज्य निर्मित हुआ था। उसके बाद ये चीज़ें हट गईं। फिर जो है जब गुप्त साम्राज्य आया, बीच का समय अगर गुप्त साम्राज्य में समुद्रगुप्त का समय आया, तो समुद्रगुप्त के समय में स्थिति फिर बनती है और बनती है चंद्रगुप्त मौर्य के बाद। चंद्रगुप्त जो बना पहला जो शासक था इसका गुप्त साम्राज्य का, उसके बाद समुद्रगुप्त ने स्थितियों को समझा, देखा और आगे एक स्ट्रेटजी लेकर के उसने कार्यान्वित किया। उसने 4 भागों में बांट दिया, पूरे साम्राज्य को अपने 4 भागों में बांटा। पहला उत्तर भारत, चूँकि हम जानते हैं पाटलिपुत्र कहाँ था, पाटलिपुत्र या उनका जो मेन केंद्र बिंदु था वो उत्तर भारत में पाटलिपुत्र में था। तो उत्तर भारत को इनको, जो भी उत्तर भारत के राज्य थे, इनको सीधे कंट्रोल में लेना था। फिर उसके बाद दक्षिण भारत, सीमावर्ती राज्य और सीमा के आसपास जो विदेशी या देश के अंदर जो विदेशी राज्य थे, विदेशी शासक थे, इन 4 भागों में उसने बांटा और चारों के लिए उसने अलग अलग स्ट्रेटजी अपनाई। ऐसा नहीं कि सारों को सीधे नियंत्रित किया, उसके बाद जो है उससे सीधे लगान वसूल किया ये या जो भी करना हो, इस तरह की नीति इसने नहीं अपनाई जो जिन शासकों ने अपनाई। जैसे औरंगजेब ने, बाद के समय औरंगजेब ने पूरे भारत को नियंत्रित करके इसको सीधा अपने नियंत्रण में लेने की कोशिश किया था, तो क्या हुआ था, पूरा मुगल साम्राज्य ही भरभरा के ख़त्म हो गया। अलाउद्दीन खिलजी का भी यही हाल हुआ। उसने भी स्थिति तो जीतने का प्रयास तो ठीक ठाक किया, लेकिन नियंत्रित करने का प्रयास की स्ट्रेटजी उसकी थी सबके लिए एक ही रही और इस वजह से वो नियंत्रण दक्षिण भारत के राज्यों पर नहीं रख पाया। लेकिन यहाँ पर ये बहुत ही चतुर था समुद्रगुप्त। इसके अंदर भारत का नेपोलियन इसे कहा जाता है। इसके अंदर विजेता की शक्ति थी, विजय करने की शक्ति थी। और इसने जो है सबसे पहले उत्तर भारत को बताते हैं। उत्तर भारत में उसमें जो मुख्य राज्य थे, मुख्य शासक थे अच्युत, गणपतिनाग और नागसेन। अच्युत जो है था अहिछत्र का शासक था। कहाँ का था? अहिछत्र, बरेली के पास है, बरेली वाला क्षेत्र, अहिछत्र का शासक था। गणपतिनाग ये विदिशा का शासक था, विदिशा का शासक था। और नागसेन ग्वालियर के पास एक जगह है पद्मावती, ग्वालियर का पदम पोइया, ग्वालियर का पदम पवैया। ठीक, तो ये 3 शासक जो मुख्य थे उत्तर भारत में। और सारे शासक रहे होंगे, क्योंकि जब मौर्य काल खत्म हुआ, शुंग आए, कंड आए, उसके बाद तमाम सारे दक्षिण में वाकाटक आए, तो छोटे छोटे राज्य जो है वो खत्म होते रहे। और ख़त्म होने के बाद जो है या छोटे छोटे राज्य बनते रहे तमाम सारे, जैसे चितनाग, गणपतिनाग, नागसेन, ये सब, इन सब शासकों को इसने जो है हराया और सीधा शासन में लिया, अपने सीधा नियंत्रण किया। ये बताता है कि उत्तर और कुछ क्षेत्र उसके शासन में रहा होगा चंद्रगुप्त के समय में। इसके जो पूर्वज थे, पिता थे, उनके शासन में कुछ क्षेत्र इसका रहा होगा और ये नहीं थे, तो इसको इसने अपने शासन में मिलाया और डायरेक्ट नियंत्रण में लिया। इससे पता चलता है कि उत्तर भारत को इसने सीधे नियंत्रण में अपने लिया, यहाँ सीधे शासन किया। बात आती है दक्षिण भारत की। अब दक्षिण भारत तो जाहिर सी बात है, उत्तर से शासन करना, कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा तो है नहीं, मिसाइल भी है और रॉकेट भी है, फ़ोन भी है, वायरलेस भी है, द्रुतगामी ट्रेनें हैं कि हम फटाफट पहुंच जाएं, फटाफट सारी चीज़ें मैनेज कर लें, प्लेन है। लेकिन उस समय कुछ भी नहीं था। उस समय क्या था?
आपको संचार के साधनों के रूप में केवल जल परिवहन भी दक्षिण भारत के लिए अनुकूल नहीं था, तो आपको सड़क मार्ग से ही जाना था, बीच में विंध्य श्रेणी थी तो थोड़ा मुश्किल था, और दक्षिण भारत में उबड़ खाबड़ जमीन। तो उसने क्या किया कि यहाँ के लिए अलग नीति अपनाई, और यहाँ पर शासक ढेर सारे थे, कुल 12 शासक थे। उसके जो विवरण मिलता है उसके प्रयाग प्रशस्त में 12 शासक थे। 12 शासकों में उसमें वो कांची तक गया था, अंतिम बिंदु कांची था। कांची में विष्णुगोप शासक था। फिर महाकांतार में व्याघ्रराज शासन कर रहा था। कुराल में मंत्रराज शासन कर रहा था। पिष्टपुर में महेंद्रगिरी शासन कर रहा था। कौशल में महेंद्र शासन कर रहा था। कोट्टूर में स्वामीदत्त शासन कर रहा था। एरंडपल में दमन शासन कर रहा था। औमुक्ता में नीलराज शासन कर रहा था। बेंगी में हस्तिवर्धन शासन कर रहा था। पलक्क में उग्रसेन शासन कर रहा था। देवराष्ट्र में कुबेर शासन कर रहा था। कुशस्थल में धनंजय शासन कर रहा था। इन 12 शासक जो थे ये दक्षिण भारत के हैं, और इसने नियंत्रित करने के लिए सीधा यहाँ वाली स्ट्रेटजी नहीं अपनाई, सीधा नियंत्रण नहीं किया। यहाँ पर इसने क्या स्ट्रेटजी अपनाई? ग्रहण, दूसरा मोक्ष, और तीसरा अनुग्रह। ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। ग्रहण मतलब इसने पहले तो इनको हराया और राज्य को ले लिया। फिर मोक्ष मतलब क्या होता? मुक्त हो जाना। तो इनके राज्य को मुक्त कर दिया। पहले हराया, ले लिया, हम तुमसे शक्तिशाली हैं, हमने तुमको हरा दिया है, उसके बाद मुक्त कर दिया। और अनुग्रह, इनका राज्य इन्हें वापस कर दिया। बदले में जो भी प्रतिकर के रूप में इन्हें मिला वो मिला होगा। राज्य एक अधीनस्थ शासन के रूप में जो भी इन्हें मिला होगा वो मिला होगा, लेकिन सीधे नियंत्रण भी इसने नहीं किया। कारण इसका यही था कि सीधा नियंत्रित करना थोड़ा मुश्किल काम था। तो इसने 3 नीतियाँ अपनाई दक्षिण भारत के राज्यों के प्रति: ग्रहण, मोक्ष, अनुग्रह। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आती है बात सीमावर्ती राज्यों की। सीमावर्ती राज्य में एक तो पूर्वी सीमावर्ती राज्य पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र, उसको समतट, डवाक, कामरूप मतलब असम वर्तमान में, डवाक, समतट, ये पश्चिम बंगाल के आगे वाले क्षेत्र बांग्लादेश में पड़ते हैं। तो समतट, डवाक, कामरूप। और इसे पश्चिमोत्तर भारत में अगर देखें, जहाँ पर आज पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, यहाँ पर या कश्मीर है, तो इन सब में मालव, अर्जुनायन, यौधेय, माद्रक, आभीर, प्रार्जुन, काक, खरपरीक, ये सब शासन कर रहे थे। एक जनजातियाँ कह सकते हैं, या ये कह सकते हैं कि छोटे छोटे कम्युनिटीज़ थी, शासन कर रही थी। यहाँ पर इसने एक अलग नीति अपनाई। चूँकि ये सीमावर्ती राज्य थे तो इनको ज़्यादा इफर्ट नहीं, लेकिन यह है कि चूँकि सीमावर्ती राज्य थे, इनको सशक्त होना भी जरूरी था और इनका अधीनस्थ होना भी जरूरी था। तो उसके लिए उसने क्या किया? सर्वकरदान, आज्ञाकरण, प्राणामागमन। अब वो पहुँच नहीं सकता था, देखा इन्होंने कि बहुत शक्तिशाली शासक थे, इन्होंने अपनी इस अस्मिता की भी रक्षा की। क्या किया? सर्वकरदान, सब कुछ अर्पण करने का संकल्प लिया। आज्ञाकरण, आज्ञा मानने का संकल्प लिया। प्राणामागमन, स्वयं जाकर के उसके दरबार में हाजिरी बजाई। तो इस वजह से इनको शासन करने दिया गया, क्योंकि सीमावर्ती राज्य जो थे वो एक बफर स्टेट का काम करते थे और इनका अधीनस्थ होना भी जरूरी था, इनका जो है कमज़ोर करना भी जरूरी नहीं था। इसलिए इनके लिए युद्ध जरूरी नहीं था। इनके लिए जरूरी था कि अधीनस्थ भी रहें, ये कर आज देते रहें जिससे लगे कि इनके अधीनस्थ हैं, और आज्ञा मानते रहें, जो हम कहें वही करें, और प्राणामागम, इनकी जो है हाजिरी दरबार में होती रहे, ताकि ये विद्रोह की स्थिति में ना जा पाएँ, क्योंकि सबसे पहले विद्रोह सीमावर्ती लोग करते हैं। तो यहाँ के लिए इन्होंने 3 नीति अपनाई: सर्वकरदान, आज्ञाकरण, प्राणामागमन। इसके बाद विदेशी शासकों के प्रति आती है। विदेशी शासक कौन कौन थे? विदेशी शासक, चौथा जो है विदेशी शासक के प्रति इसकी नीति थी। विदेशी शासक में आप देखेंगे कौन कौन थे। विदेशी शासकों की बात की जाए तो सिंघल द्वीप, सिंघल के शासक, ठीक, दूसरा सिंघल के शासक, दूसरा आता है सिंघल के शासक के अलावा दूसरा ये आते हैं क्षत्रपों के बारे में है, तो शक मुरुंड, शक
मुरुंड यानी शक क्षत्रप। और तीसरे आते हैं इसमें देवपुत्र साहि साहानुसाहि साहानुसाहि देवपुत्र साहि साहानुसाहि, ये थे कुषाण के वंशज, कुषाणों के वंशज। ठीक, ये तीन की बात आती है, सिंघल के शासक, शक मुरुंड, शक क्षत्रप, देवपुत्र साहि साहानुसाहि, कुषाणों के वंशज, ये तीन की बात आती है। अब देखो यहाँ पर जो विदेशी शासक थे, चूंकि देश में थे, लेकिन यह कि इनकी स्थिति थी कि देश में या देश के बाहर सीमावर्ती क्षेत्रों में थे, और चूंकि पहले से शासन कर चुके थे, जैसे शक भी पहले आ चुके थे, गुजरात में थे, शकों की कार्दमक और 2-3 शाखाएं थीं, और रुद्रदामन बहुत फेमस शासक था। तो ये जो है, और दूसरे कुषाणों के वंशज भी पहले शासन कर चुके थे। तो इनके जो अवशेष बचे हुए थे ये भी थे, तो इसको भी इसने नस्तनाबूद नहीं किया। इसने क्या किया, 3 नीति अपनाई। पहला, आत्मनिवेदन, मतलब अगर आपको सुरक्षित रहना, चूंकि देश के अंदर ही थे, तो जा करके हाजिरी बजाइए, स्वयं जाकर के, शासक को स्वयं जाकर के समुद्रगुप्त के दरबार में हाजिरी बजानी है। दूसरी, कन्योपायन, अपनी पुत्रियों का विवाह गुप्त राजघराने में करिए। तीसरा, गरुत मंदक स्विषय भुक्ति शासन यातना, कि गरुड़ अंकित मुहर वाली एक शासन याचना प्राप्त करिए, या शासनादेश प्राप्त करिए, जिस पे गरुड़ वाली उनका शासन का जो मूल चिन्ह है, सील चिन्ह है, वो लगा हो, और वो किस लिए हो, स्विषय मुक्ति, कि अपने विषय जहाँ पर आप शासन कर रहे हो वहाँ पर हमें शासन करने की अनुमति दी जाए। तो एक ऐसा शासनादेश आप प्राप्त कर लीजिए। तो इसके लिए आत्मनिवेदन करना पड़ेगा, कन्योपायन करना पड़ेगा। तो 3 नीतियाँ इनके लिए थी। तो इस तरह से उसने जो है अलग अलग नीतियाँ, उत्तर भारत के लिए अलग नीति अपनाई, दक्षिण भारत के लिए 12 शासकों के प्रति अलग नीति अपनाई, सीमावर्ती राज्यों के लिए अलग नीति अपनाई, और विदेशी शासकों के प्रति अलग नीति अपनाई, और लंबे समय तक वो शासन में बना रहा। लगभग 335 से 375 ईस्वी, 40 साल तक उसने शासन किया, और एक गुप्त साम्राज्य का एक जो मूल आकार था वो देने का काम किया इसने। शासन को सशक्त बनाने का काम किया, भविष्य के शासकों के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ, और जिसने भी इसकी नीतियों को पालन किया, बाद के शासकों ने, वो पूरे भारत पर राज्य करने में सफल हुआ। और जिसने इसकी नीतियों के बजाय एक ही नीति अपनाई सारे क्षेत्रों के प्रति, वो धराशायी हुआ, और अपना नहीं धराशायी हुआ, पूरा साम्राज्य ही धराशायी हुआ उसका। वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।